नमस्कार, स्वागत है चर्चा में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। हर साल 10 अगस्त को पूरा विश्व जैव ईंधन दिवस मनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल और डीजल के विकल्पों के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन यानी जैव ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और इसके उपयोग का प्रचार प्रसार करना है। ये विशेष दिन जर्मन इंजीनियर सर रुडोल्फ डीजल के अनुसंधान प्रयासों को सम्मानित करने के लिए भी मनाया जाता है। 9 अगस्त 1893 को उन्होंने पहली बार मूंगफली के तेल से एक मैकेनिकल इंजन को सफलतापूर्वक चलाने का प्रयोग संपन्न किया था। उनके इस प्रयोग ने अनुमान लगाया कि भविष्य में वनस्पति तेल जीवाश्म ईंधन की जगह ले सकता है। भारत में इस दिवस को मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की गई। जैव ईंधन मुख्य रूप से जैविक कचरे, कृषि अवशेष, पौधे, गोबर, शैवाल इन सबसे तैयार किया जाता है और इसके अनेक प्रमुख उदाहरण हैं। सबसे प्रमुख उदाहरण है बायोइथेनॉल, जो कि मुख्य रूप से गन्ने के रस, मक्का और क्षतिग्रस्त अनाज से बनता है और इसका बाकायदा उपयोग अब भारत समेत दुनिया के अनेक देशों में किया जा रहा है। बायोइथेनॉल के अलावा बायोडीजल, ये गैर खाद्य तिलहनों से जैसे जेट्रोफा या रतनजोत जिन्हें कहा जाता है, इनसे बनाया जाता है। और बायो सीएनजी भी एक ऐसा ही प्रयोग है बायोफ्यूल का। बायो सीएनजी कृषि अपशिष्ट और शहरी कचरे से बनने वाली गैस है। जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन की तुलना में अधिक किफ़ायती है, लाभकारी है। साथ ही ये कार्बन उत्सर्जन और वायु प्रदूषण को कम करके पर्यावरण संरक्षण में भी बेहद मददगार है। बायोफ्यूल सिर्फ विज्ञान का एक नवाचार मात्र नहीं है, बल्कि ये वो मंत्र है जो 21वीं सदी में भारत ही नहीं पूरी दुनिया को नई ऊर्जा, नई गति प्रदान कर सकता है। जैव ईंधन के उपयोग के अनेक पहलू हैं। यह न केवल हमारी किफ़ायती ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि किसानों की आय में वृद्धि करता है, क्योंकि इसका निर्माण कृषि अवशेषों से होता है। ये किसानों को अतिरिक्त कमाई का जरिया देता है। बायोफ्यूल फसलों से निकला ईंधन है, फसल के अवशेषों से निकला ईंधन है, कूड़े और कचरे से निकला ईंधन है, यानी ये कूड़े से कंचन बनाने का प्रयोग भी है। तो कैसे जैव ईंधन बायोफ्यूल समूचे इस ऊर्जा ज़रूरतों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम दे सकता है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे विशेषज्ञों की राय भी। तो दुनिया भर में 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है और ऊर्जा से जुड़ी आपूर्ति और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों के खिलाफ बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन एक कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल उत्पादन से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता तो कम होती ही है, साथ ही साथ स्वच्छता और स्वच्छ पर्यावरण में भी मदद मिलती है। आइए दिखाते हैं हम आपको खास रिपोर्ट। दुनिया में औद्योगिक क्रांति के समय से ही कोयला, कच्चा तेल और गैस जैसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता आया है, लेकिन बढ़ती ऊर्जा खपत, पर्याप्त ऊर्जा आपूर्ति की चुनौतियां और जीवाश्म ईंधनों से पर्यावरण को लगातार होते नुकसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए समय समय पर ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की खोज भी जारी रहती है, जो आसानी से उपलब्ध होने के साथ ही पर्यावरण के लिए भी कम नुकसानदायक हों। ऊर्जा की इन चुनौतियों से निपटने में जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल एक बेहद कारगर विकल्प बनकर उभरा है। बायोफ्यूल ऐसे ईंधन होते हैं जिन्हें पौधों या पशुओं के अपशिष्ट के बायोमास से बनाया जाता है। इन्हें आमतौर पर मक्का, गन्ना जैसे फसलों के अलावा पशुओं के गोबर से बनाया जाता है। ये इसी वजह से बायोफ्यूल ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। बायोफ्यूल की उपयोगिता और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में उसके महत्व को देखते हुए ही हर साल 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में बायोफ्यूल को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी है। ये दिन सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अगस्त 1893 में मूंगफली के तेल का उपयोग करके सफलतापूर्वक एक इंजन को चलाया था। आज इस्तेमाल होने वाले प्रमुख बायोफ्यूल्स की बात करें तो इसमें खाना पकाने के इस्तेमाल किए गए तेल और पशु वसा से बायोडीजल बनता है। वहीं मक्का और गन्ना जैसी फसलों के अवशेषों से इथेनॉल बनाया जाता है, जबकि पशुओं के गोबर, खाद्य अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस का उत्पादन किया जाता है। इनके अलावा बायोफ्यूल के तहत अन्य उन्नत जैव ईंधन और तरल ईंधन भी आते हैं।
बीते करीब एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बायोफ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं। जून 2018 में जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत हुई, तो वहीं वेस्ट टू वेल्थ के लक्ष्य को बढ़ावा देते हुए 2018 में गोबर और कृषि अपशिष्ट से खाद्य और बायो सीएनजी बनाने वाली गोबरधन योजना भी शुरू की गई। इसके अलावा 2019 में प्रधानमंत्री जीवन यानी जैव ईंधन पर्यावरण अनुकूल फसल अपशिष्ट निवारण योजना की शुरुआत हुई, जिसके तहत जैव इथेनॉल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित हुए G20 सम्मेलन के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की शुरुआत की गई। आज 34 देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस पहल का हिस्सा हैं। पीएम मोदी के दूरदर्शी विजन के चलते इस क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। बायोफ्यूल्स न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवाश्म ईंधनों से बेहतर हैं, बल्कि पश्चिम एशिया संकट जैसी सप्लाई चेन चुनौती और तेजी से बढ़ते आयात खर्च को कम करने के लिए भी जैव ईंधन बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कैसे जैव ईंधन जो है बेहतर विकल्प हो सकता है वर्तमान ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, इसी विषय पर अपनी राय देने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाजन साहब। और हमारे साथ हैं अविनाश वर्मा जी, जो कि प्रमोटर हैं ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स लिमिटेड के। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरगामी नेतृत्व और दृष्टिकोण था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय भारत में ही। अभी जब G20 का सम्मेलन हुआ दिल्ली में ही, जैव ईंधन यानी कि बायो अलायंस, इंटरनेशनल बायो अलायंस, ग्लोबल बायो अलायंस की भी अगुवाई भारत ने की। किस तरीके से देखते हैं 21वीं सदी के ईंधन के रूप में, 21वीं सदी के ईंधन की ज़रूरतों के आपूर्तिकर्ता के रूप में बायोफ्यूल को? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को विश्व जैव दिवस की, ईंधन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए भी दे रहा हूँ क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है, बेहतर रास्ता है, जिसके माध्यम से हम विदेशों पर अपनी निर्भरता जीवाश्म ईंधन के संदर्भ में उसको कम कर सकते हैं। आज हम जानते हैं कि अपनी आवश्यकताओं का 88% हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। गैस की बात करें तो लगभग आधी गैस जो है वो हम विदेशों से आयात करते हैं। बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी जाती है और कभी किसी कारण से बाधा आ जाए तो उपलब्धता भी समाप्त हो जाती है। लेकिन जो जैव ईंधन एक ऐसी हमारे पास धरोहर है जिसके माध्यम से हम अपने ही देश में आत्मनिर्भर होते हुए इस पर आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में दुनिया का एक बहुत बड़ा पशुधन हमारे पास है और उस पशुधन से निकलने वाला गोबर हम उसका बहुत कम ही उपयोग कर पाते हैं बायोगैस के रूप में, मात्र 2-3% ही है। अगर इस जागरूकता के कारण इसमें वृद्धि होती है, और उसमें पिछले ही हफ्ते भारत सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके आधार पर बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए विशेष सब्सिडी भी दी जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश में भी जो हमारे सीएम हैं उन्होंने भी इस बात के लिए कहा है कि हर ज़िले में एक पायलट के नाते एक बायोगैस संयंत्र लगाया जाएगा जी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यदि हम 2-3% से 80-90 या 100% तक आते हैं तो अब हमारे गांवों की ही नहीं, बहुत बड़े क्षेत्र की हम जो एलपीजी की आवश्यकता है उसको कम कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये केवल बायोगैस का विषय नहीं है, इसके साथ ही हम लोग अपनी जो उर्वरकों की निर्भरता है हमारी विदेशों पर, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की, उसको भी भारी मात्रा में कम कर सकते हैं क्योंकि उसके निकलने वाली जो स्लरी है उसका हम खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं और खेत की उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर एथेनॉल का भी जिक्र करना चाहूँगा जी। मैं उस पर अलग से स्पेसिफिक सवाल लूँगा, आपका नज़रिया भी जानूँ क्योंकि उस पर बड़े राजनीतिक प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वर्मा जी, अभिनव वर्मा जी। अभिनव वर्मा जी, जैसा कि अश्विनी महाजन जी ने बताया कि
केवल ये ईंधन नहीं है, समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, किसानों की आय बढ़ाने का जरिया और साथ ही साथ एक आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत के लिए एक थ्रस्ट का काम करेगा, एक उत्प्रेरक का काम करेगा। क्योंकि केवल ईंधन नहीं, जैसा कि आपने बताया कि उसके जो इससे भी निकले जो अवशिष्ट हैं वो उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो खाद के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो जैविक खेती को बढ़ावा देने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी चर्चा इथेनॉल पर अभी हम करेंगे, E20 का जो राजनीतिक वितंडा खड़ा करने का प्रयास किया जाए, लेकिन बायोगैस, बायो CNG, बायोडीजल, ये भी ऐसे विकल्प हैं जिस तरीके से कि केवल ऊर्जा ही नहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय में भी इजाफा। जी नमस्ते, मेरा वैसे नाम अविनाश वर्मा है। अभिनव बोल रहे थे तो मैं सोचा करेक्ट कर दूं, अविनाश। जी, माफ करिएगा, अविनाश वर्मा जी। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अब इसमें आपने 3 बायोफ्यूल की बात की है, एक बायो इथेनॉल, बायोडीजल और बायो CNG, बायो CBG जिसको बोलेंगे, बायो कंप्रेस्ड बायोगैस। ओके, तो अब पहला तो जैसे इथेनॉल है वो बहुत बड़ी मात्रा में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग हो रही है और काफ़ी दिनों से हो रही है और बहुत सक्सेसफुल इसलिए हम इसमें रहे हैं चूंकि हमारे देश में शुगर केन की मात्रा की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, सरप्लस है। सिमिलरली राइस मेरे यहाँ ज़्यादा है और मकई भी मेरे ज़्यादा है। ये तीनों बेसिक रॉ मटेरियल होते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हमारे पास सरप्लस है और उस सरप्लस को हम लोग यूज करके इथेनॉल बना रहे हैं और 20% मिश्रित कर रहे हैं। दूसरा, जैसा आपने बायोडीजल का बात किया, बायोडीजल में अभी हम लोग बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, बहुत प्रोग्रेस नहीं किए हैं चूंकि उसकी रॉ मटेरियल की उपलब्धता उतनी नहीं है। जैसे आप यूज्ड कुकिंग ऑयल की बात करते हैं या आप जैसे बीच में जट्रोबा की बात करते हैं तो वो उसकी उपलब्धता उतनी नहीं है, इसलिए बायोडीजल में हमने उतना प्रोग्रेस नहीं किया है अभी तक। तीसरा, आप CBG की बात करते हैं, कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि इधर जो पाइप्ड गैस जाती है हमारे घरों में उसमें ब्लेंड होगी या आपके जो CNG है जो गाड़ियों में चलती है उसमें ब्लेंड होंगी। तो इसका जो प्रोडक्शन है, मुझे याद है करीब 5,000 5,500 MOUs साइन हुए हैं विद ऑल द 3 ऑयल कंपनीज, गेल, IGL के साथ, बट करीब 150 यूनिट ही, 5,500 लोगों ने कोशिश किया इसको लगाने का, बट 150 यूनिट से ज़्यादा नहीं लग पाया है। इसकी मेन कारण ये था कि इसका जो गारंटीड बाइंग बाय द ऑयल कंपनीज एंड IGL एंड गेल वो थोड़ा मिसिंग था। तो जो अभी लास्ट वीक जो भारत सरकार ने बोला है कि अश्योर्ड बाइंग रहेगा, आप प्रोड्यूस करें, आप जितना प्रोड्यूस करेंगे मैं सारा का सारा CBG लूंगा। दूसरा, उन्होंने ये भी बोला है कि एक कैपिटल सब्सिडी 2 करोड़ रुपया पर TPD, टन्स पर डे जो होगा उसका एक कैपिटल सब्सिडी देंगे। और तीसरा, उन्होंने ये बोला है कि आप अगर ये प्रोड्यूस करेंगे थ्रू पाइपलाइन में अपने जो PNG है घरों में या जो गैस पाइपलाइन होगा उसमें डालेंगे। तो ये 3 जो बायोफ्यूल है इसमें 2 में हमें बहुत ही अच्छे से सक्सेस मिल सकता है। और जो लास्ट जो ऐसा आपने खुद बताया कि CBG का जो प्रोडक्शन होगा ये बेसिकली वेस्ट से होगा, जो मेरी एग्री रेसिड्यू है। जैसे मकई का, आपने तो मकई निकाला बट उसका जो मेज स्टॉक है, जो मकई का डंडी है, या आपने पैडी का जो डंडी है, या आपको पैडी स्ट्रॉ है, ये सारे म्युनिसिपल वेस्ट है, उसके बाद आपके जो गोबर है, ये सारे यूज होके CBG बनेगा। तो एक तरह से आप एक गैस बनाएंगे विच इज नेचुरल, एंड दूसरा है आप वेस्ट का भी जो प्रॉब्लम है, म्युनिसिपल वेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, उसका भी सोल्यूशन निकाल पाएंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर जो उसके जो भी प्रोडक्शन के साथ साथ जो बायो प्रोडक्ट आते हैं उनकी भी समस्या बहुत बड़ी पर्यावरणीय समस्या है। हम चर्चा जारी रखेंगे, वक्त है एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए DD न्यूज। सुमित रुक यार, कर रहा हूँ पेमेंट। चल ओए भैया थोड़ा ध्यान से। छोटे तू थोड़ा ध्यान से, सुमित की जगह सुजीत को पेमेंट कर रहा है। सुन, पेमेंट से पहले पैसे और नाम हमेशा दोबारा चेक कर, समझा? RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ,
मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विश्व जैव ईंधन दिवस की और कैसे 21वीं सदी के ऊर्जा ज़रूरतों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में बेहद कारगर है। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ अविनाश वर्मा जी हमारे साथ हैं, जूम से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, जैसा कि अभी अविनाश जी ने कहा कि पूरा का पूरा CBG कंप्रेस्ड बायोगैस का जो कॉन्सेप्ट भारत तेज़ी से इसको नवाचार के रूप में नहीं, इसको ज़मीनी हकीकत के रूप में लेके आ रहा है। 3 दिन पहले अभी 2018 में तो PM गोवर्धन योजना शुरू हुई थी। 3 दिन पहले ये कहा गया कि तकरीबन 23,730 करोड़ रुपए दिए गए मंत्रिमंडलीय बैठक में, और ये कहा गया कि जैसा कि आपने बताया अविनाश जी ने कि सभी जो गैस कंपनियां हैं वो मतलब 100% बाइंग, या फिर जिसको कहेंगे कि उनको खरीदना ही खरीदना है, और 2026-27 तक 3%, 28 तक 4% और 28-29 तक 5% CBG ब्लेंडिंग भी शुरू की जाएगी PNG और CNG में। तो कैसे देखते हैं कि किसान को आम के आम गुठलियों के दाम, तो बड़ी पुरानी कहावत है, गोबर से भी धन और कचरे से भी कंचन, कैसे आगे का रोड मैप देखते हैं अश्विनी महाजन? देखिए, अपने देश में गांवों की आमदनी हम जानते हैं कि कम है। अभी तक हम गांवों में केवल कुछ फसलें उगाने का काम या थोड़ा बहुत और दूसरा काम, इसकी वजह से हमारे गांवों में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। यही कारण है कि गांवों से पलायन भी होता है। यही कारण है कि तरह तरह की ऐसे भी चीज़ें उत्पादित हो रही हैं जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स की वजह से। तो ऐसे में यदि हम जैविक संपदा का इस्तेमाल करना शुरू करें, मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है, जाकर के अनुभव किया है कि गांवों में आमदनी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन हमारा जैव ईंधन हो सकता है। और जो अभी बात हो रही थी कि हम बायोगैस संयंत्र लगा रहे हैं, उसके माध्यम से बहुत बड़ी आमदनी हो रही है। इसके साथ ही साथ एथेनॉल का भी मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जी कि एथेनॉल के माध्यम, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते शुगर इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो देखा कि हमारा जो मोलासिस है, जो बायो प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का, उसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो ऐसे में 2001 में भारत सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग शुरू की थी और ब्लेंडिंग का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था जी। मुझे याद है एक स्वदेशी जागरण मंच का एक सम्मेलन था जिसमें पूर्व पेट्रोलियम मिनिस्टर राम नायक जी आए थे। वहाँ पर सब लोगों से बातचीत हुई और ये तय हुआ, और सभी वैज्ञानिकों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने, राजनीतिक क्षेत्र के लोगों ने, सबने ये स्वीकार किया कि एथेनॉल इज़ द वे फॉरवर्ड जी। तो एथेनॉल का 5% उस समय बात आई, 2-3% से बढ़ते हुए 5%, 5 से 10%, 10 से 15% और अभी 20% आ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इतनी भारी मात्रा में हमारे देश में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, अगर उसका 20% हम अपने ही संसाधनों से पैदा करके उसकी ब्लेंडिंग करके बेचें, तो उसके कारण किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलना शुरू होगा। जैसे अभी गन्ना किसानों की एक भारी समस्या है कि मिल्स कहती हैं कि हमारी आमदनी कम है, इसलिए हम उनको पैसा नहीं दे पाते हैं, उनके जो आगे ड्यूस बने रहते हैं। ऐसे में अगर मोलासिस का सही इस्तेमाल एथेनॉल के रूप में होना शुरू हो जाए, और ऐसी भी मशीनरी आ गई है जिसमें सीधे गन्ने से हम एथेनॉल ही प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो ऐसे में तमाम प्रकार के नई प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए देश की ज़रूरतों के हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी कहा 88% हमारी जो पेट्रोलियम नीड्स हैं उसके लिए हम विदेशों पर निर्भर कर रहे हैं, तो यदि हम 20% पेट्रोल की बचत कर सकें तो बहुत बड़ी मात्रा में न केवल हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकेंगे, अपने देश में जो विदेशी मुद्रा की जो ऊपर प्रेशर है जिसके कारण रुपया भी नीचे जाता है, हम अपने इंपोर्ट को भी कम करने में, उसको भी हम कम करने में सफल हो सकेंगे जी। अविनाश वर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, इथेनॉल का जिक्र हुआ, बहुत सारे राजनीति भी की जा रही है, राजनीतिक मंशाओं से इतर, टेक्निकली मैं एकदम कहूँगा, हर एक, चाहे वैज्ञानिक परीक्षण हो, चाहे वो व्यावसायिक परीक्षण हो, चाहे वो वाणिज्यिक प्रयोग हो, चाहे वो वाहन निर्माता कंपनियों के अब तक के रिसर्च हो, आंकड़े हो,
पूरी तरीके से बताते हैं कि जो भी इथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है उसका कहीं से भी किसी तरीके का कोई विपरीत असर वाहन परिचालन या फिर वाहन की जो लाइफ साइकिल है उस पर भी किसी तरीके का नहीं पड़ रहा। जो ये प्रयास किया जा रहा है, राजनीतिक वितंडा खड़ा करने का प्रयास है, इंडस्ट्री किस रूप में आप देखते हैं कि आप उद्यमी के रूप में, एक व्यापारी और वाणिज्य उद्योग से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में आप किस रूप में ये देखते हैं? E20 ब्लेंडिंग पूरी तरीके से सेफ है, वैज्ञानिक तार्किक सभी प्रयोगों के आंकड़ों के आधार पर ये, लेकिन जनता में एक विभ्रम फैलाया जा रहा है। जी टोटली आई अग्री। ये एक वंडर बायोफ्यूल, मैं इसको तो वंडर फ्यूल बोलता हूँ, वंडर बायोफ्यूल, क्योंकि इससे बहुत सारी फायदे होते हैं पूरे देश को। एट पर्सनल लेवल भी फायदा होता है, चूंकि प्रदूषण बहुत कम करता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, जिसके कारण टेल पाइप एमिशन घटती है, प्रदूषण कम होता है। सॉरी, साओ पॉलो स्टेट है ब्राजील में, जहां पे जो AQI इंडेक्स है, AQI सिर्फ 15 है, चूंकि वहां 66% एथेनॉल की यूज होता है और सिर्फ 34% यूज होता है पेट्रोल। तो एक ये पर्सनल लेवल पे ये हमारे जो पोल्यूशन घटेगा, जैसे मुझे अभी खांसी आई, गले में खराश है, तो क्या ये प्रदूषण के कारण है? तो ये पर्सनल बेनिफिट है। एट अ नेशनल लेवल हमें ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जिनको ठीक से अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें ये बताना होगा कि एट नेशनल लेवल 4-5 बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं पूरे देश को। जैसा आप लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया, फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, हम अपने खुद के डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड इथेनॉल या फ्यूल पे भरोसा करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि जैसा मैंने बताया कि प्रदूषण कम होगा। तीसरा है हमारे किसानों की जो आमदनी है वो बेटर हो रही है। हमारा जो सरप्लस ग्रेन है, सरप्लस राइस है, सरप्लस शुगर केन है, उसका इस्तेमाल हो जाएगा। हमारा रूरल डेवलपमेंट होता है, चूंकि ये सारे के सारे फैक्ट्रीज रूरल एरियाज में हैं। और सबसे बड़ी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जो पलायन होता है, जो हमारे मित्र ने बताया कि जो पलायन होता है, जो स्टेट से छोड़ के अपने घर से बहुत दूर, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जी बिल्कुल रोक लगेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो CBG की जो बात आपने की, ये वेस्ट से बनेगा, जो कि किसी को कोई यूज नहीं है और जो कि हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, चाहे वो म्युनिसिपल वेस्ट हो, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या एग्री रेसिड्यू हो। ये सारे के सारे यूज करके अगर हम CBG बनाते हैं तो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल की मात्रा की यूज भी कम होगी और वेस्ट भी जो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है निश्चित तौर से वो भी हम कंट्रोल जी। करेंगे। चलते चलते अश्विनी महाजन जी, आपसे एक सवाल कि हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक वितंडा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है E20 पर, लेकिन वैज्ञानिक प्रयोग और उद्योग जगत इसको पूरी तरीके से बताता है, पूरी तरीके से सेफ है। 21वीं सदी की ऊर्जा के रूप में किस तरीके से देखते हैं, चाहे वो CBG हो, चाहे वो बायोफ्यूल हो, बायोफ्यूल का अधिक से अधिक प्रयोग, कि वो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाला कारक होगा। देखिए, इन तीनों चीज़ों के बारे में तो हमने चर्चा कर ली जी। एक चीज़ जो हम अभी तक मिस कर गए जी, वो ये है कि बायोफ्यूल का इस्तेमाल करके जो CO2, अभी जैसे अविनाश जी भी बता रहे थे कि CO2 का कम एमिशन होता है जी। और अभी इस समय जब हमने 2001 में पहली बार एथेनॉल का इस्तेमाल करना शुरू किया था, उस समय ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अब बेमौसम बरसातें हो रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसी सब जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण उस पर भी कहीं ना कहीं जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा, क्योंकि ऐसे में मैं सबसे निवेदन ये करूँगा कि इस पर राजनीति या जो अगर कम जानकारी है उसकी जानकारी पूरी लें, और ताकि लोगों में कोई भ्रम ना रहे, क्योंकि यह केवल ग्रामीण लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए और देश की जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ही नहीं है, ये मानवता को बचाने के लिए भी है। क्योंकि अगर ये हमारा अभी 1.5 डिग्री तक बढ़ चुका है, हमारा औद्योगिक युग से लेकर अभी तक, जीवाश्म ईंधन के कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसे, अभी ऐसे में कहीं हम 2 डिग्री 2.5 डिग्री तक अगर हमारा तापमान बढ़ जाएगा तो उसका क्या असर होगा। तो इसलिए ये मानवता को बचाने के लिए भी जरूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बायोफ्यूल का इस्तेमाल करें। क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जो लुप्त हो जाएंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि 21वीं सदी का अगर ईंधन देखें तो वो जीवाश्म ईंधन की जगह नहीं, वो नवीकरणीय ऊर्जा के साथ साथ जैव ईंधन है, क्योंकि जैव ईंधन ही एक सतत विकास की प्रक्रिया को और ज़्यादा तेज़ करेगा।
भारत के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण किसानों की आय और ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण स्वरोजगार और ग्रामीण स्वराज की संकल्पना को भी ये साकार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अश्विनी महाजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश वर्मा जी हमसे जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो जैव ईंधन न केवल किफ़ायती ईंधन है, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण में मददगार है, ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने में मददगार है, भारत के जो आयात निर्भरता है जीवाश्म ईंधन पर उसको कम करने के लिए मददगार है, और सबसे बड़ी बात है कि विकसित भारत का जो सपना विकसित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से होता है, आत्मनिर्भर ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था से होता है, उसमें भी ये बेहद मददगार है। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।